नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ मुंबई स्टूडियो से विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन खबरों पर बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। शो की शुरुआत स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्रियल चेंबर्स के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है। नीति आयोग इसको लेकर के दिशा निर्देश पर काम कर रहा है और देश में जल्द गैर रेगुलेटेड लेंडिंग पर भी रोक लग सकती है। ये आज की दूसरी खबर होगी। तो देश में जल्द ही गैर रेगुलेटेड लेंडिंग पर रोक लगाने की तैयारी हो सकती है। इसको लेकर के सरकार आगामी मानसून सत्र में बिल पेश कर सकती है। थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला है क्या। 16वें वित्त आयोग से राज्यों ने मांग रखी है कि केंद्रीय टैक्स में उनकी हिस्सेदारी केंद्र के बराबर हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने यह जानकारी दी। इस खबर के आखिर में क्या है मायने, इसको अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को नया कर्ज मिलने में दिक्कत हो सकती है। प्राइवेट बैंक कंपनी को फिलहाल नया कर्ज देने में प्राइवेट बैंक जो है वो इच्छुक नहीं लग रहे हैं। इसकी आखिर में क्या वजह है और क्या इसका असर रहेगा वोडाफोन पर, यह भी आज अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर एक राय बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को नकारा बताया है। आगे इस पर क्या हो सकता है, यह भी आज की चर्चा का प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसके अलावा भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान को नया कर्ज मंजूर हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $800 मिलियन कर्ज देने जा रहा है। क्या है इसकी वजह, यह भी अंशुमान सर से समझेंगे। लेकिन शुरुआत आज की करेंगे हम स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर के साथ। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITIs को इंडस्ट्री चैम्बर या फिर बड़ी कंपनियों के साथ जोड़ सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग इस व्यवस्था के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी ITIs को इंडस्ट्री चैम्बर के साथ जोड़े जाने की संभावना है और ITI में पाठ्यक्रम, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की जिम्मेदारी इंडस्ट्री चैम्बर की होगी। सर, आखिरकार सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा सर? ITI को लेकर नीति आयोग लगातार अपने अलग अलग प्रयोगों में, कोशिशों में इस तरीके की सिफारिश करता रहा। पहले तो हमें समझते हैं कि ITI जैसी संस्थाएं आमतौर पर जब तक इंडस्ट्री के साथ न जोड़ी जाएं तब तक वो सफलता में से चल नहीं सकती। साउथ एशिया के कई देशों में पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान, जो भारत में पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान हैं, ये सामान्य स्किल वाले संस्थान, इनको उद्योगों के साथ जोड़कर चलाया जाता है। नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम अपने कई बयानों में भी कह चुके हैं कि भारत का जो स्किल डेवलपमेंट का ढांचा है वो बुरी तरह ध्वस्त है। और ये बात उन्होंने तब कही जब भारत में स्किल डेवलपमेंट मिशन को चलते हुए 1.5 दशक से ज़्यादा बीत चुका है नई सरकार आने के बाद। और सरकार को इन पुरानी संस्थाओं के इस्तेमाल का और इनसे निकलने वाले लोगों की ट्रेनिंग का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए ये कोशिश की जा रही, नीति आयोग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि ITIs को जहाँ पर मीडियम लेवल के स्किल दिए जाते हैं, जैसे कि आप जिसमें प्लम्बर हैं और छोटी गतिविधियाँ हैं, इन्हें इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाए ताकि उद्योग इन्हें गोद ले सके और इन्हें चला सकें। करीब 15,000 के आसपास ITI है। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की जिसमें यह था कि भारत में 1% से भी कम 0.09% ITI स्टूडेंट्स को जॉब मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है। ये स्थिति है ITI के स्किल की और इसलिए इस पर लोग निगाह रहेगी कि क्या उद्योग इस पुरानी संस्था को, बहुत पुरानी संस्था है ITI को, इसे वो कैसे स्वीकार करते हैं और इसे कैसे अपने औद्योगिक गतिविधियों के साथ जोड़ते हैं। जी, इस बीच देश में गैर रेगुलेटेड लेंडिंग पर रोक की तैयारी हो रही है। इसको लेकर के सरकार आगामी संसद सत्र में बिल पेश कर सकती है। बिल में रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर किसी भी तरह की लेंडिंग गतिविधि को अमान्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि रिश्तेदारों से लिए जाने वाले कर्ज को इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। सर, इसी कार्यक्रम में बोनस पॉइंट पे हम पहले भी इसको लेकर के बातचीत कर चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि कौन कौन सी लेंडिंग जो है वो इस कानून के दायरे में आ सकती है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है और अगर बिल आता है तो इस बिल को देखना होगा। भारत में पहली बार बैंकों के अलावा और जो भी
इनफॉर्मल, नॉन रेगुलेटेड, महाजनी, हर तरीके का जो कर्ज है उसे इसके दायरे में लाकर प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी जो गांवों में, छोटे कस्बों में प्राइवेट लेंडिंग होती है, महाजन जो कर्ज देते हैं सैकड़ा के आधार पर, उसे भी इसमें रोकने का प्रस्ताव किया जा रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खासतौर से ग्रामीण इलाकों में अभी भी फॉर्मल ट्रेडिंग सिस्टम से बाहर है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर है। उसे बैंकों से कर्ज नहीं मिलता, एनबीएफसी से कर्ज नहीं मिलता, उसकी वो हैसियत भी नहीं होती कि वो कर्ज ले सके। और इसलिए पूरे भारत में वर्षों से, दशकों से बल्कि आप कहें कि पिछले 100 सालों से अलग अलग जगह प्राइवेट लेंडिंग के नेटवर्क बने हुए हैं। उन्हीं में शोषण भी है, उन्हीं में लोगों की ज़मीनें और लोगों के सामान जब्त करने की भी घटनाएं लगातार होती हैं। और महाजन और नेटवर्क पर, प्राइवेट लेंडिंग नेटवर्क पर भारत में असंख्य शोध भी उपलब्ध हैं जो अलग अलग एजेंसीज ने किए। शायद उन सबका नतीजा है कि सरकार अब नया बिल लाने जा रही है जिसका नाम होगा बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज़, BULA बिल। और इस बिल में सारी की सारी इनफॉर्मल लेंडिंग एक्टिविटीज़ को कवर किया जाएगा। केवल जो घरेलू परिवार से अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ जो फेक लोन ऐप हैं और अलग अलग तरीके की लेंडिंग प्रक्रियाएं वो इसके दायरे में लाई जाएंगी। यह बड़ा कदम होगा। बिल का प्रस्ताव आने के बाद हम इसके और बेहतर प्रावधानों के बारे में जान पाएंगे, लेकिन भारत में यह बड़ा कदम होगा। इससे एक तो अधिकार आएंगे तमाम एजेंसियों के पास कि उस लेंडिंग को रोक सकें, और दूसरा लोगों को फॉर्मल लेंडिंग सिस्टम में लाने में मदद मिलेगी। पर इसमें तमाम सवाल भी हैं, क्योंकि जो लोग इस इनफॉर्मल लेंडिंग सिस्टम से कर्ज लेते हैं उनकी बैंकेबिलिटी नहीं है, वो बैंक में कर्ज लेने लायक नहीं है, तो उनका क्या होगा, उन्हें सस्ते कर्ज कैसे मिलेंगे। जी, इस बीच देश के अधिकतर राज्य चाहते हैं कि टैक्स से होने वाली कमाई में उनकी हिस्सेदारी 50% हो। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के मुताबिक 28 में से 22 राज्यों ने टैक्स में हिस्सेदारी को बढ़ा करके 50% करने की मांग रखी है। फिलहाल टैक्स कमाई में राज्यों को 41% हिस्सा मिलता है और 59% केंद्र के पास रहता है। सर, आखिरकार राज्य सरकारें क्या मांग रही हैं और क्यों मांग रही हैं? विपुल जी, केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का मैदान खुल गया है और 15वें वित्त आयोग की तुलना में 16वें वित्त आयोग में यह लड़ाई काफी मुखर है। 15वें वित्त आयोग के दौरान भी राज्य सरकारें केंद्रीय करों में अपने बड़े हिस्से की मांग कर रही थी, लेकिन तब मांग इतनी मुखर और इतनी तेज नहीं थी। अब जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के जब आगे के करीब बढ़ा जा रहा है, तब राज्य सरकारों ने संगठित रूप से 28 में से 22 राज्यों ने यह कहा है कि केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी को 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए। काफ़ी बड़ी मांग है, करीब करीब 9% की हिस्सेदारी की बढ़ोतरी की बात है। और राज्य सरकारों का तर्क यह है कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और कल्याण पर उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए उन्हें केंद्रीय करों में बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि जीएसटी के तहत विपुल जी, राज्यों ने अपने सारे कर्ज लगाने के अधिकार केंद्र के हाथ में सौंप दिए हैं और अब बेहद सीमित विकल्प बचे हैं राज्यों के पास नए संसाधन जुटाने के लिए, इसलिए भी उन्हें करों में ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए। तीसरी वजह यह है कि सरकार जब जीएसटी लाई थी तो उसने नुकसान का एक बीमा किया था, इंश्योरेंस किया था, जो कंपेंसेशन था वो खत्म हो गया। उस दौरान एक कंपेंसेशन सेस लगाया गया था, वो सेस आज भी जारी है, राज्यों को उसमें से हिस्सा नहीं मिलता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य सरकारें इस पर दबाव भी बना चुकी। तो ये सारी चीजें मिलाकर राज्य सरकारों को इस बात के लिए संगठित कर रही हैं कि वो इस बार 16वें वित्त आयोग की बैठक में आमने सामने और आर पार करने की कोशिश करें, जिससे कि केंद्रीय करों में उन्हें बड़ा हिस्सा मिल सके, जो दरअसल घट रहा है। पिछले अगर एक के बाद अगर एक दूसरे वित्त आयोग को देखा जाए तो राज्य सरकारों के हिस्से में, केंद्रीय करों के हिस्से में कमी हो रही है, क्योंकि उनके राजस्व के दबाव बढ़ रहे हैं। सर, इस पूरे मसले को लेकर के केंद्र सरकार का तर्क क्या है? केंद्र बिल्कुल उल्टी दिशा में है। केंद्र सरकार ने तो इस हिस्से को घटाने के लिए कहा है। वित्त आयोग को जो केंद्र सरकार की तरफ से सिफारिश गई है उस हिसाब से तो इस हिस्से को 41% से घटा के 40% करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी केंद्र चाहता है कि इस हिस्से में और ज़्यादा कमी की जाए। केंद्र का कहना यह है कि केंद्र का राजकोषीय घाटा 4.8% है, राज्यों का 3.2% है। यानी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा घाटा है तो उसे राजस्व में कमाई में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि उसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। अब इधर राज्य सरकारों का कहना है कि नहीं, उनके पास खर्च के लिए के विकल्प ज़्यादा हैं और कुल सरकारी खर्च का 60% हिस्सा राज्य सरकारें खर्च करती हैं, इसलिए राज्यों को बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये विवाद अब लगभग टकराव की स्थिति में है, जैसे सूत्र हमें बता रहे हैं। और चूंकि भारत के राजनीतिक नक्शे में भी बदलाव हुआ है, कई राज्यों में विपक्ष की बड़ी सरकारें हैं, मजबूत सरकारें हैं, तो ये मामला राजनीति से लेकर वित्तीय व्यवस्था तक और फेडरल स्ट्रक्चर तक वित्त आयोग के लिए एक नया सिरदर्द बनेगा। वित्त आयोग इसे कैसे सुलझाता और संभालता है, इसे देखना होगा। जी
सर, इसका जीएसटी काउंसिल पर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? विपुल जी, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी काउंसिल पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जीएसटी से के साथ ही शुरू हुआ था। जीएसटी से पहले जो टैक्सेशन की व्यवस्था थी वो बिल्कुल दूसरी थी। राज्य और केंद्र के बीच में जो करों का बंटवारा था उसकी व्यवस्था भी राज्यों के पक्ष में थी। पिछले वित्त आयोग के बाद ये व्यवस्था धीमे धीमे केंद्र सरकार के पक्ष में गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जीएसटी के लिए राजी किया और उनको एक कंपेंसेशन सेस दिया था। अब ये जो टकराव है, ये टकराव जीएसटी काउंसिल तक जाएगा। आपको याद होगा, हम लोग बोनस पॉइंट में चर्चा करते रहे, जीएसटी काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई है, लंबा समय बीत गया, शायद इस महीने कोई बैठक होने की संभावना है, जैसा संकेत मिल रहे हैं। वहां जीएसटी के ढांचे का पुनर्गठन करने, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने, बीमा पर जीएसटी कम करने, ये मुद्दे इसलिए फंसे हुए हैं, लंबित हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को लगता है कि सारी चीजें करके राजस्व का नुकसान उनके सर मढ़ दिया जाएगा और सारा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार इसमें कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं है। तो टैक्स दरों में कमी भी तब हो सकती है जब केंद्र सरकार राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी दे। तो जो संकेत हमें मिल रहे हैं राजनीतिक हलकों से, जिन राज्यों के अधिकारियों की बात वित्त आयोग के साथ हो रही है, कि राज्य सरकारें चाहती हैं कि अगर जीएसटी के ढांचे को बदला जाना है, उसमें टैक्स कम किया जाना है, एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के आसपास लाया जाना है, तो फिर उन्हें केंद्रीय करों में और ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ताकि जब जीएसटी का संग्रह आने वाले समय में गिरेगा दरें कम करने के कारण, तो उसके नुकसान की भरपाई हो सके। दिलचस्प है ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक की सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है जो वित्त आयोग तय करता है लंबे समय से, और भारत की सबसे पुरानी संस्था है, आज़ादी के बाद बनी संस्था है। तो ये देखना होगा कि क्या नया स्ट्रक्चर केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे का निकल कर सामने आता है। चलिए, इस पर नजरें रहेंगी और आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट होंगी अपने दर्शकों को हम बताते रहेंगे। इस बीच बैंकिंग व्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक के प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। बीते मंगलवार को बैंकिंग व्यवस्था में लिक्विडिटी सरप्लस 3 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो 3 साल का ऊपरी स्तर है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का खर्च बढ़ने से आने वाले दिनों में बैंकिंग व्यवस्था में लिक्विडिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। सर, बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी के सरप्लस होने की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं और इसका असर क्या हो सकता है? दिसंबर से मई के बीच में विपुल जी मैं आंकड़े देख रहा था, आरबीआई ने करीब 8.6 लाख करोड़ की लिक्विडिटी, ड्यूरेबल लिक्विडिटी मार्केट में पंप की थी, जो आंकड़े हमें आरबीआई के आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब ये 3 साल की ऊंचाई पर है, 3 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। बैंकिंग सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, इस पर अलग अलग स्तर से चर्चा होती रहती है, लेकिन जो आंकड़ा हमें मिलता है वो ये है कि जो नेट टाइम एंड डिपॉजिट लिमिट्स हैं, एनडीटीएल जिसको बोला जाता है, नेट टाइम और डिपॉजिट लायबिलिटीज, उसके 1% के बराबर लिक्विडिटी होनी चाहिए। संजय मल्होत्रा का आरबीआई गवर्नर का अप्रैल का एक बयान है जो चर्चा में था, जब उन्होंने कहा था कि हम सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी इंश्योर करेंगे और वो नेशनल जो नेट टाइम एंड डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं उनका 1% होना चाहिए। 3 लाख करोड़ का स्तर पार करने के बाद अब ये उस आंकड़े से बाहर निकल गई हैं, 1.3% के पास पहुंच गई हैं। तो एक तो सिस्टम में लिक्विडिटी ज़्यादा है, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है। जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं उनको वो खबर याद होगी जिस पर हमने चर्चा की थी विपुल जी 2 दिन पहले, कि आखिर बैंक म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डाल रहे हैं। बैंक अपना पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड की शॉर्ट टर्म फंड्स में, डेट फंड्स में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मौजूद है जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। भारत में आर्थिक सुस्ती के कारण कर्ज की मांग घटी है। प्राइवेट कर्ज पर या जो कंजम्पशन के लिए कर्ज दिया जाता है, रिटेल कर्ज है, उस पर आरबीआई ने सख्ती की है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या वो क्रेडिट कार्ड हो। तो अब बैंक फंड्स के साथ अपने पास बैठे हुए हैं जिसके लिए उनको कर्ज लेने वाले नहीं मिल रहे हैं। इसलिए ये बढ़ी हुई लिक्विडिटी हमें बाजार में, सिस्टम में दिख रही है। और ये आंकड़ा आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी के घोषणा के कुछ ही घंटे पहले आया है। कल सुबह रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी की घोषणा होगी। उस रोशनी में भी यह आंकड़ा बेहद दिलचस्प है, बेहद महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक क्या करेगा जब इतनी अधिक लिक्विडिटी बाजार में है, जो कि उसके अपने पैमाने से, जो एनडीटीएल का पैमाना 1% है, उससे बाहर निकल गई है। सवाल भी अगला मेरा ये है सर कि आखिर में अगर इस रोशनी में रिजर्व बैंक की नीति की अगर बात करें तो कल क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पहले तो हम लिक्विडिटी के संदर्भ से समझ लेते हैं। लिक्विडिटी जिस स्तर पर है उस हिसाब से तो रिजर्व बैंक शायद ये सोचेगा कि ब्याज दरों में कोई बड़ी कटौती ना की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम में क्रेडिट का फ्लो बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे बैंकों के पास मौजूद हैं और इतने पैसे मौजूद हैं कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। क्रेडिट का ऑफटेक कम हुआ है, तो एक अगर इस दृष्टि से देखें तो 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती जायज, लॉजिकल लगती है, उचित लगती है। इससे आगे जाने की संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास अभी तत्काल कोई ऐसा बड़ा
दबाव नहीं है। बाजार में एक मोमेंटम बनाए रखने के लिए, ब्याज दरों में कमी की उम्मीद और संभावना बनाए रखने के लिए की दृष्टि से रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रहा है और बोलिए बाजार भी इतना ही कटौती मान रहा है। अब इसके बाद दूसरी तरफ देखें, अगर आरबीआई जीडीपी के आंकड़े को देखता है जो पिछले सप्ताह आया था, जिसमें भारत की आर्थिक विकास दर कोविड के बाद 4 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई, 6.5% पर आ गई, और जो उसके बाद आंकड़े आए हैं उस हिसाब से 2026 के साल में भारत की आर्थिक विकास दर 6.1 या 6.2% के आसपास होगी। केंद्रीय बैंक की निगाहें अगर आर्थिक विकास दर पर होंगी तो शायद वो उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो इसे बढ़ाने के लिए कर्ज को और सस्ता करने की कोशिश करे। इसे अगर उस नजरिए से देखें तो ब्याज दरों में कमी 25 बेसिस पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, ताकि रिजर्व बैंक ये दिखा सके कि वो भारत की आर्थिक विकास दर के बारे में चिंतित है। हालांकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि ब्याज दरों में कमी या रेपो रेट में कमी को बैंक्स पास ऑन करने में लंबा समय लेते हैं और इसलिए ये कटौती का फायदा अर्थव्यवस्था को तत्काल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि कर्ज सस्ता होने के बाद भी, पिछले दिनों में कटौती के बाद भी बैंकों ने अपनी ब्याज दरें भी घटाई हैं। भारत में क्रेडिट का ऑफटेक नहीं बढ़ रहा है, तो इस समय रिजर्व बैंक दुविधा में फंसा हुआ है। ना तो बाजार को लिक्विडिटी की जरूरत है, ना ही क्रेडिट का ऑफटेक बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या उसे बहुत एग्रेसिव ब्याज दर में कटौती करनी होगी, और करेगी तो फिर इन्फ्लेशन वापस लौटने का खतरा हो सकता है, मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा हो सकता है। आरबीआई ये देखेगा। तो एक तो हम ये देखना चाहेंगे, जिस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे जब पॉलिसी आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रिजर्व बैंक अगले साल के लिए आर्थिक विकास दर के आकलन क्या देता है, क्योंकि अब 6% के आसपास का मामला आ गया है। अगर कुछ 1-2 झटके और लग गए तो ये 6% से नीचे खिसक सकता है। 6.5 से काफ़ी नीचे आ गया। नोमुरा ने कहा 6.2%, OECD ने कहा 6.3%, कुछ और आकलन है वो 6.1% के आसपास है। तो आरबीआई अगले साल के लिए 2026 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के क्या आकलन देगा, इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनकी रोशनी में हम कल देखेंगे। बाजार भी शायद आज कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बाजार काफ़ी हद तक इस बात को तो फैक्टरिंग करके चल रहा है 25 बेसिस पॉइंट। अब अगर कुछ इससे ज़्यादा हुआ तभी बाजार के लिए पॉजिटिव सरप्राइज होगा, अदरवाइज इससे बहुत ज़्यादा असर शायद बाजार में उतना ज़्यादा देखने को ना मिले। लेकिन इन सब के बीच में रेपो रेट पर रिजर्व बैंक का फैसला आने से पहले ही डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। डॉलर का भाव फिर से 86 रुपये के करीब पहुँच गया। विदेशी निवेशकों और ऑयल इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ने की वजह से रुपए पर दबाव आया है। रेपो रेट पर रिजर्व बैंक शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। सर, डॉलर की कमजोरी के बावजूद हम देख रहे हैं रुपया लगातार टूट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और रुपया फिर एक पहेली है, और कई मायनों में रुपए की गिरावट जो इस समय दिख रही है, इसे थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। और चूंकि इसके तार आरबीआई की मौद्रिक नीति से जुड़ते हैं, जिसमें कल फैसला आएगा, तो वो भी रुपए की कीमत को प्रभावित करेगा। आज रुपए की गिरावट जो थी वो मई के बाद सबसे न्यूनतम स्तर था। मई के अंत के बाद सबसे निचला स्तर था, करीब $86। अब 86 रुपये तक का हो गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी के बाद भी रुपया गिर रहा है। आमतौर पर डॉलर इंडेक्स जब कमजोर होता है तो दुनिया की बाकी करेंसी मजबूत होती हैं। और यहाँ एक और चीज़ भी ध्यान रखना जरूरी है कि डॉलर की कमजोरी के बाद एशिया की करेंसीज में भारतीय रुपए में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। भारत में सबसे तेज गिरावट दिखाई दी। बाकी करेंसीज इस मामले में मजबूत हुई हैं क्योंकि डिनोमिनेटर डॉलर है, डॉलर में कमजोरी आ रही है। डॉलर इंडेक्स करीब 98.7 पर है। माना जा रहा है कि इसमें आने वाले समय में और गिरावट होगी। हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे कि अमेरिका में साख का संकट, कर्ज का संकट, ट्रेजरीज के लिए बॉन्ड यील्ड बढ़ना, इन सब वजहों से डॉलर पर दबाव बना हुआ है। अब यहाँ दिक्कत यह है कि भारतीय रुपए को डॉलर की कमजोरी का मजबूती के तौर पर फायदा क्यों नहीं मिल रहा, और इसलिए नहीं मिल रहा। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अब लगातार पैसे में बिकवाली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। दूसरा, वो भारतीय बॉन्ड से भी पैसा निकाल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरों में कोई कमी होती है, कटौती होती है, तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा। और दूसरा, यील्ड बढ़ने के कारण निवेशकों के लिए भारत जैसे उभरते बाजार और अमेरिका के बाजारों के बीच में अंतर भी कम हो रहा है। तो इस बीच में डॉलर की मांग इंपोर्टर्स की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई दी है और उस वजह से हमने रुपए पर दबाव देखा है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी की रोशनी में हमें देखना होगा कि क्या रिजर्व बैंक ब्याज दरों में इतनी कमी करेगा कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण सीमित हो जाए।
क्योंकि अगर एक सीमा से अधिक कमी की जाएगी तो फिर विदेशी निवेशकों के लिए वो रिटर्न, वो आर्बिट्रेज नहीं रहेंगे। रिजर्व बैंक भी चाहता है कि रुपए को 86, 82, 86.5, 87 तक गिरने दिया जाए धीमे धीमे, इसलिए जब बड़ी गिरावट होती है तभी रिजर्व बैंक की तरफ से हस्तक्षेप होता दिखाई देता है। जी सर, लेकिन अब यहाँ से आगे की अगर बात करें अगले 2, 4, 6 महीने की, तो आप कैसे देख रहे हैं आउटलुक, यहाँ से कैसा नजर आ रहा है रुपए का आपको? विपुल जी, आज एक और चीज दिखाई दी सुबह की नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड जो एनडीएफ सौदे थे उसमें विदेशी बैंकों ने और तेल कंपनियों में भी डॉलर की मांग निकाली, जिसकी वजह से डॉलर में गिरावट दिखी। अगर भारत की जीडीपी में गिरावट की संभावना है, आरबीआई कल ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला लेता है और क्या आगे की ट्रेजेक्ट्री, क्या आगे के संकेत देता है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर फिलहाल रुपए पर अगले कुछ महीनों में दबाव बना रहेगा, माना जा रहा है कि रुपया 85 से 87 की रेंज के बीच में कहीं मूव करता रहेगा। हाँ, अगर विश्व की स्थिति सुधरती है, विवाद कम होते हैं, टैरिफ के समाधान निकलते हैं, तो रुपया थोड़ा सुधरेगा या फिर आरबीआई का बीच में हस्तक्षेप होगा, तब रुपए की कीमत में कुछ मजबूती आएगी। नहीं तो ये 86 से 87 के बीच में दिखाई देता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एफपीआईज का, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार के बारे में क्या रुख होता है, इस पर भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि वो बाजार में आ भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। आमतौर पर बाजार में वो बहुत सतर्क ढंग से प्ले कर रहे हैं। तो अगर कोई बड़ी बिकवाली आती है आने वाले दिनों में तो उसका भी असर हमें रुपए पर दिखाई देगा। जी। इस बीच देश के अमीर अपनी कमाई से जितनी बचत करना चाहते हैं उतनी नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर्स इन्वेस्टमेंट के सर्वे के मुताबिक 43% अमीर ऐसे हैं जो टैक्स के बाद बची कमाई से 20% भी नहीं बचा पाते। सर्वे में यह भी कहा गया कि निवेश को लेकर कम जानकारी, कर्ज का ज़्यादा बोझ और बचत में अनुशासन नहीं होने की वजह से अमीरों को अपने वित्तीय लक्ष्य पूरा करने में काफ़ी चुनौती आ रही है। सर, अमीरों पर यह आंकड़ा आखिर में क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बेहद दिलचस्प सर्वे है मार्सेलस का, और भारत में एचएनआईज पर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की जो वित्तीय प्लानिंग है और जो वित्तीय स्थिति है उसकी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने लाता है। मध्यम वर्ग वाला, निम्न वर्ग वाला मुश्किल में है तो पैसे वाले लोग भी मुश्किल में है। पैसा होने के बाद भी वो आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं। ये बेहद अनोखी और अजीबोगरीब बात है जो इस सर्वे से निकल के आई है। अगर हम डेटा पॉइंट में विस्तार से इसके आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो हमें आश्चर्य होगा कि भारत के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आखिर फिनेंशियली कैसे बिहेव कर रहे हैं। 43% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल टैक्स के बाद बची कमाई का 20% भी नहीं बचा पाते। आप सोचिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब कि जो है कि जिनकी सालाना कमाई कम से कम 50 लाख से ऊपर है, 30, 35, 40 लाख से ऊपर है, वो 20% भी नहीं बचा पाते। 30 से 45 आयु वर्ग के एचएनआईज पर कर्ज का बोझ है और कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में जाता है। ये जो अपर मिडिल क्लास है जिसको आप एचएनआई कहते हैं, ये उसकी स्थिति है। ज़्यादातर एचएनआई से बातचीत से पता चला कि वो बच्चों की शिक्षा के लिए, जल्दी रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, पैसिव इनकम बनाने के लिए, अपना कोई कारोबार शुरू करने के लक्ष्यों से काफ़ी दूर खड़े हैं। तो उनकी वर्तमान ज़िंदगी तो ठीक चल रही है, बिल्स तो सही पे हो रहे हैं, खर्च भी बेहतर हो रहा है। साल में 1-2 बार देश विदेश में टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी शहर के भीतर, दिल्ली मुंबई जैसे शहर के भीतर जीते हैं। पर चौंकाने वाली बात इसमें यह कि 14% के पास इमरजेंसी फंड तक नहीं है। तो ये तस्वीर भारत के एचएनआईज की बेहद चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। लेकिन सर, इनकी जो वित्तीय योजनाएं में बड़ी गलतियां क्या सामने निकल करके आई हैं? ज़रूर सुनना जरूरी है जानने के लिए सारे दर्शकों के लिए। केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात नहीं, जिनकी अच्छी कमाई वाले उच्च मध्यम वर्ग लोग हैं, जब उनकी ये स्थिति, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग है उसकी क्या स्थिति होगी। 29% एचएनआईज की जो बचत है वो अनुशासनहीन है, उसमें कोई अनुशासन नहीं, और उसमें 21% को निवेश की समझ नहीं है। जितनी चर्चा हम अपने आसपास शेयर बाजार में निवेश की और म्यूचुअल फंड की सुनते हैं, उसके बावजूद, क्योंकि हम लोग उसी दुनिया में रहते हैं, तो हमें लगता है हमारे आसपास सारे लोग यही कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो एचएनआई, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सरप्लस फंड है, उनमें 21% में निवेश की समझ नहीं है। तो इसलिए 29% में बचत का कोई अनुशासन नहीं है। रियल एस्टेट, या तो उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश कर रखा है, या अगर जो निवेश किया है वो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में किया है, इसमें 40% से कम रिटर्न आता है। ज़्यादातर एचएनआईज की, 50% से ज़्यादा एचएनआई की 20% से ज़्यादा संपत्तियां रियल एस्टेट में है, ज़मीन में है, मकान में है, जहां लिक्विडिटी नहीं है। और ये जो लिक्विडिटी ना होना रियल एस्टेट का जो चैलेंज है, वो एचएनआईज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिखता है। केवल 1/3 से ज़्यादा उच्च मध्यम वर्गीय इक्विटी में निवेश करते हैं। 10 करोड़ से प्लस वाले लोग तो
17% ही लोग 30% से ज़्यादा इक्विटी में डालते हैं, केवल 21% लोगों का निवेश विदेश में है, 25% को तो इसकी जानकारी भी नहीं, और जैसा मैंने बताया कि 14% लोगों के पास कोई आपातकालीन फंड नहीं है। इसीलिए लिक्विडिटी का क्रंच, लिक्विडिटी की क्राइसिस है। ये स्थिति हमें भारत के उच्च मध्यम वर्ग की निवेश की योजनाओं की दिखाई देती है। उनके पास तकनीकी और वित्तीय जानकारी का गंभीर अभाव है। इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उसे बैंकों से कर्ज लेने में मुश्किल हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई प्राइवेट बैंक वोडाफोन आइडिया को नए कर्ज देने के इच्छुक नहीं है। वोडाफोन आइडिया पर 83,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इस बीच कंपनी ने 20,000 करोड़ का फंड जुटाने पर शेयर होल्डर्स की मंजूरी के लिए 27 जून को बैठक बुलाई है। सर, वोडाफोन को अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो फिर अब कंपनी चलेगी कैसे? वोडाफोन विपुल जी कर्ज की कोशिश इसलिए कर रही थी कि उसे उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट में और सरकार के बीच पैरवी करके एजीआर की जो बकायदारी है करीब 83,000 करोड़ रुपए की, उसे वो माफ़ कर लेगी। और ऐसी स्थिति में कंपनी की बैलेंस शीट पर कंपनी की देनदारी सुधरने की उम्मीद थी, और उसके बाद बैंकों को इसको कर्ज देने में शायद दिक्कत नहीं होती। तो वोडाफोन की जो पूरी तैयारी थी वो तैयारी अब औंधे मुँह गिरी है, और ऐसी स्थिति में वोडाफोन के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं, जिसे हम लोग बार बार अलग तरह से चर्चा कर रहे हैं। कल वोडाफोन ने परसों अपने 5G के रेट्स भी बढ़ाए थे, जिसका असर ग्राहक जुटाने के बजाय ग्राहक गंवाने के तौर पर सामने आ सकता है। तो वोडाफोन की वित्तीय स्थिति उलझी हुई है, बकायदारियां ज़्यादा है, कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में बैंक इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं है। वोडाफोन की बोर्ड बैठक में क्या फैसला होता है ये बैंकों की और निवेशकों की निगाहें इस पर होंगी। बिल्कुल। इस बीच टर्की की एविएशन कंपनी पर प्रतिबंध के बाद अदानी समूह एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार में उतरने के लिए अब योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग अलग से नई कंपनी बना सकती है, जो एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम देखेगी। सर, इस विषय को लेकर के अदानी की क्या कुछ योजनाएं हैं? ये भी एक बड़ा दिलचस्प बाजार में मूव है। सेलेबी के खिलाफ काफ़ी आंदोलन हुए, और भारत और पाकिस्तान के बीच ताज़ा संघर्ष और तनाव के दौरान टर्की की भूमिका को लेकर टर्की की कंपनियों पर निश्चित तौर पर सरकार का नज़रिया थोड़ा तीखा हुआ है। टर्किश एयरलाइंस का ऑडिट शुरू कर दिया है सरकार ने। इंडिगो से ये कहा है कि टर्किश एयरलाइंस के साथ अपने रिश्ते को निर्धारित सीमा में ख़त्म करे और नए रिश्ते करे। और इसके बाद सेल्बी को हालांकि मुंबई हाईकोर्ट से एक स्टे मिल गया है मुंबई से एयरपोर्ट पर काम अचानक रोकने का, लेकिन इस बात की संभावना है कि शायद सेल्बी को लंबे समय तक भारत में टिकने नहीं दिया जाएगा। अडानी समूह अब इसे आगे बढ़कर लेना चाहता है। अडानी समूह के लिए ये उसके बिजनेस का एक्सटेंशन है, क्योंकि अडानी समूह के पास भारत के कई बड़े प्रमुख एयरपोर्ट हैं। मुंबई के तो दोनों एयरपोर्ट अडानी के पास हैं, जो नया वाला और पहले वाला। तो ऐसी स्थिति में अडानी समूह एक नई कंपनी बनाकर जो एयरपोर्ट हैंडलिंग सर्विसेज हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग है, बैगेज हैंडलिंग है, और भी बहुत सारी जो ग्राउंड की सर्विसेज हैं, उन्हें ये शुरू करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो भारत में एयरपोर्ट और एयरपोर्ट सर्विसेज दोनों फिर अडानी के पास पहुंच जाएंगी। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील होने की संभावनाएं कम होने लगी है। हाल ही में अमेरिका ने डील को लेकर के जो प्रस्ताव दिया था, उस पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने आपत्ति जताई है। खामेनेई ने कहा कि ईरान को अगर लंबी अवधि में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं होगी तो ये डील उनके लिए किसी काम की नहीं। अमेरिकी प्रस्ताव में यूरेनियम संवर्धन की अस्थायी अनुमति की बात कही गई है। सर, ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही थी और अब हम तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसका क्या कुछ असर आप देख रहे हैं? देखिए, कच्चे तेल की कीमत $65 से ऊपर पे टिकी हुई है, और WTI क्रूड करीब $63 पर है। ये बढ़ोतरी हमें इसलिए दिख रही है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पटरी से उतर गई है, और अब बात धमकी देने पर आ गई है। अभी कुछ समय पहले तक सऊदी अरब की यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जब मध्य पूर्व में थे तो इस बात का संकेत दे रहे थे कि सऊदी अरब के साथ बातचीत में कि ईरान के साथ एक संधि हो सकती है और ईरान के से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। पर जो शर्तें रखी हैं उनको ईरान ने नकार दिया है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि उन्होंने ईरान को सहमति और संधि के लिए और न्यूक्लियर कार्यक्रम में कटौती के लिए मार्च के बाद 2 महीने का की समय सीमा दी थी, और वो समय सीमा अब खत्म हो गई है। इसके बाद इजरायल और अमेरिका मिलकर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। ये बेहद खतरनाक है। इजराइल के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं, और ऐसे खुफिया रिपोर्ट्स भी हैं अमेरिका के पास और दुनिया की एजेंसियों के पास कि ईरान
कि नाभिकीय व्यवस्थाओं के संस्थानों पर इजराइल की तरफ से हमला हो सकता है, बल्कि इजराइल की सेना ने इस हमले से बचने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो अब ये बात बिल्कुल दूसरी तरफ घूम रही है, जहां इजराइल को एक तरह से इस बात के लिए शह मिलती है कि वो ईरान के साथ किसी टकराव की शुरुआत कर सके जो पहले से चल रहा है। ये स्थिति मध्य पूर्व के लिए तनावपूर्ण है, क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर ताकत है, ऑयल की बड़ी इकॉनमी है और मध्य पूर्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्या होता है, कोई बातचीत आने वाले समय में बढ़ती है या इजराइल की तरफ से कोई सक्रियता दिखाई देती है, इस पर निगाहें रहेगी और इस पर तेल बाजार की भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि अगर कोई भी घटनाक्रम यहाँ दिखता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दिखाई देगी, जो आमतौर पर जनवरी के बाद से दबाव में ही है। जी, इस बीच पाकिस्तान को IMF से कर्ज के बाद अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कर्ज मिल गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत ने इस कर्ज पर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान को कर्ज मंजूर हुआ है। भारत ने अपनी आपत्ति में कहा था कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल विकास कार्य में नहीं बल्कि डिफेंस पर खर्च करेगा। सर, पाकिस्तान को लगातार पूरी दुनिया से कर्ज मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? विपुल जी, यह घटनाक्रम थोड़ा करीब से देखने लायक है भारतीयों के लिए, भारतीय कूटनीति के लिए और भारत में वो तमाम लोग जो तथ्य और तर्क को करीब से समझने की कोशिश करते हैं बाकी चर्चाओं के बीच में। और भारत के लिए पाकिस्तान को ये लगातार मिल रहा कर्ज कई मायनों में कई नसीहतें लेकर आता है। देखिए, युद्ध के बीचों बीच, संघर्ष के बीचों बीच IMF का लोन मंजूर हुआ, थोड़ा शुरुआत से शुरू करें। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का एक लोन मंजूर हुआ, उसके बाद चीन ने एक लोन मंजूर किया और उसके बाद ADB ने $800 मिलियन का पैकेज मंजूर किया, जिसमें $300 मिलियन का पॉलिसी लोन है और 500 मिलियन की गारंटी है। अब आप सोचिए, एक वो देश जो देश सीधे संघर्ष में था, जहां से आतंकवादी हमले हुए, जिसकी आतंकवादी छवि को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, उसे 1 महीने के भीतर दुनिया की 3 बड़ी एजेंसियों ने फंडिंग कर दी, उसे पैसा दे दिया। अब यह बात सिर्फ यहीं तक नहीं है कि पाकिस्तान कोई खास काम कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को, पाकिस्तान की सुरक्षा संबंधी स्थिति और भारत के साथ रिश्तों को उससे अलग करके देख रही हैं। ये बात ध्यान देना जरूरी है कि पाकिस्तान को एक सेपरेट इकोनॉमिक केस के तौर पर डील कर रही हैं, ना कि केवल इस वजह से कि भारत के साथ टकराव हो रहा है, इस स्थिति में उसे कुछ न दिया जाए। अब इसकी वजह यह कि पाकिस्तान में कुछ आर्थिक स्थिरता के संकेत दिख रहे हैं। बेहद आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि मैंने तीनों रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी पढ़ी, IMF की रिपोर्ट भी पढ़ी और ADB की रिपोर्ट भी जो आई उसको पढ़ा, और वो जो बता रही है वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी है। और तभी ये भरोसा एजेंसियों में दिख रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेत दिख रहे हैं, 2025 में GDP बढ़ेगा, 2023 की मंदी से उबरने के संकेत हैं, मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, रेमिटेंसेस और FDI में ग्रोथ हुई है, रुपया मजबूत है और 2 महीने की आयात की जरूरत के बराबर विदेशी मुद्रा है। यह है पाकिस्तान का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, जिस रिपोर्ट कार्ड को वो दिखाकर लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कर्ज लेकर आया है। और इन एजेंसियों ने इस मामले में पाकिस्तान का जो आतंकवाद समर्थक पहलू है, जो आतंकवाद को पोषण देने वाली रणनीति है या जो नीति है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और यह बेहद आश्चर्यजनक है। जी, तो क्या ये मान के चलेंगे कि पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक पेशबंदी पहले से काफ़ी मजबूत कर ली है? सर, बिल्कुल विपुल जी, आप सही जगह पहुंच रहे हैं। आपका सवाल जिस तरफ इशारा कर रहा है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपनी कूटनीतिक पेशबंदी को थोड़ा बढ़ाया है। पाकिस्तान और चीन की जो नज़दीकी बढ़ी है, ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने न केवल पाकिस्तान को सीधे कर्ज दिया, चीन को भारत के साथ संघर्ष में ओपन समर्थन भी दिया, बल्कि ADB से कर्ज लेने में भी चीन के इन्फ्लुएंस का हाथ रहा है। अमेरिका के साथ नज़दीकी बढ़ी है, ट्रंप की मध्यस्थता की बात को पाकिस्तान के पक्ष में देखा गया है, ऐसा माना जा रहा है और निष्पक्ष तटस्थ लोग मानते हैं कि इसका फायदा पाकिस्तान को मिला है और चीन के साथ दोस्ती मजबूत हुई है। यह भारत के कूटनीतिक अमले के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। कैसे भारत इसका प्रतिक्रिया देगा, इसका जवाब देगा, यह देखना होगा, क्योंकि तीनों मंचों पर, विश्व बैंक, IMF और ADB के तीनों मंचों पर भारत के विरोध के बावजूद, पाकिस्तान के आतंकवादी रिकॉर्ड होने के बावजूद, पाकिस्तान में आतंकवाद को समर्थन के सबूत होने के बाद भी पाकिस्तान को नए कर्ज की मंजूरी मिल गई है।
तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जो है अपनी राय रखी, खबरों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए अब बोनस पॉइंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपको बता दें कि कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। क्रेडिट पॉलिसी के बाद तुरंत बाद जो है क्या उसका इम्पैक्ट होगा बाज़ार पर, कहाँ पर बाकी चीज़ों पे असर पड़ेगा, कौन से सेक्टर, कौन से शेयर चलते हुए नज़र आएंगे, किन की पिटाई होगी, इन तमाम पहलुओं पे हमारी नज़र रहेगी। सुबह 10 बजे हमारी जो है ख़ास पेशकश शेयर बाज़ार में आप हमारे साथ जुड़िए और वहाँ पर आपको क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ, एनालिसिस, मार्केट एक्सपर्ट सब मिलेंगे आपको। तो मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।